चलिए बेटा, हम लोग स्टैटिस्टिक्स का पेपर डिस्कस कर रहे थे। इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 2 इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे बेटा। 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसकी बात कर रहे हैं हम। पहले 5 क्वेश्चंस हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स डिस्कस करना है इसको। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो था ये है, सपोज दैट x1 x2 x3 be a random sample with the following PDF। ये दिया है, find out the MLE maximum likelihood estimators for beta for this random sample। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं एक बार हम। चलिए बेटा, तो इसने हमको सबसे पहले जो पीडीएफ गिवन है दैट इज ये पीडीएफ चलिए यहाँ लिखा ही हुआ है तो दोबारा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे को जो ये सैंपल गिवन है, मैं सैंपल का डेटा यहाँ पर लिख लेता हूँ। सैंपल बेटा हमारे पास है 3 वैल्यूज है सैंपल में हमारे पास 2.3, 1.9 एंड 4.6। इस सैंपल का क्या यूज होगा बाद में देखेंगे। पहले हम लोग MLE एस्टिमेटर कैसे निकालते हैं आपको पता है। सबसे पहले हम लोग इसका लाइक्लीहुड फंक्शन बना लेंगे। मतलब फंक्शन में x1 इनटू फंक्शन में x2 इनटू फंक्शन में x3 एंड अप टू फंक्शन में xn तक। चलिए, तो फंक्शन में x1, यहां x की जगह x1 पुट कर देंगे। तो x1 क्यूब e रेस्ट पावर माइनस x1 बाय बीटा ओवर 6 बीटा रेस्ट पावर 4 इनटू फंक्शन में x2 क्यूब e रेस्ट पावर माइनस x2 बाय बीटा ओवर 6 रेस्ट पावर बीटा 6 into बीटा रेस्ट पावर 4 एंड सो ऑन ऐसे ऐसे चलते हुए xn रेस्ट पावर 3 और ऐसे ऐसे कर देंगे। चलिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। अब समझो जरा, x1 का क्यूब x2 का क्यूब xn का क्यूब x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn तक मल्टीप्लाई होगा और क्यूब होगा। ठीक है, इसके बाद e रेस्ट पावर माइनस x1 बाय बीटा e रेस्ट पावर माइनस x2 बाय बीटा, ये पावर सारी ऐड हो जाएंगी। e रेस्ट पावर माइनस 1 बाय बीटा अगर कॉमन आ जाए तो ये बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn तक। ठीक है जी, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा बेटा, 6 इंटू बीटा रेस्ट पावर 4, 6 इंटू बीटा रेस्ट पावर 4, ये सब कांस्टेंट ही है। तो 6 इंटू बीटा रेस्ट पावर 4 की पावर n टाइम्स ये हो जाएगा। तो दिस इज सिंपली लाइक्लीहुड फंक्शन। फिर हम क्या करते थे बेटा, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लेते थे। LOG लॉग लिखने की आदत है मेरे को, आपको पता ही है। आप LN लॉन भी लिख सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, LN ही लिख देता हूं, बीच में अगर भूल जाओ तो बताना। LN लाइक्लीहुड फंक्शन log m into n is log m plus log n, log m by n is log m minus log n। तो ये दोनों ऐड होंगे, नीचे ये माइनस हो जाएगा। सो फाइनली वील हैव log x1 x2 x3 अप टू xn की पावर 3 प्लस log e रेस्ट पावर माइनस 1 बाय बीटा। ये x1 x2 x3 सबका सम है तो इसको सिग्मा x लिख देता हूं यहां, माइनस log 6 बीटा रेस्ट पावर 4 की पावर n। सिंपल है ये, ठीक है भाई यहां तक। चलिए, अब ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में पहले भी किए हुए हैं तो आप समझिएगा। ये ब्रैकेट जब मैं ओपन करूंगा तो क्या होगा, log एक काम करते हैं, थोड़ी सी जगह यहां पर मैं बचा रहा हूं। log m रेस्ट पावर n है तो इसकी पावर 3 था, ये 3 यहां पीछे आ जाएगा, 3 log ऑफ दिस। अब log x1 प्लस log x2 प्लस log x3, ये प्लस में जब जाएगा तो फाइनली वी विल हैव 3 सिग्मा log x। मैं यहां पर आपको रफ में दिखा देता हूं, काफी पॉपुलर है, रफ में दिखा रहा हूं समझना। देखो हम यहाँ पे लिखेंगे log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 अप टू log xn। इन सबको ऐड करेंगे तो सिग्मा ऑफ log x। ठीक है जी, चलो
तो ये यहाँ पर हमने लिख दिया। ऐसा काफी कुछ हमने क्लास में किया हुआ। अगर किसी बच्चे ने मेरे साथ एमएलई की क्लास नहीं की है तो बेटा एक बार पहले वो वीडियो देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा उसके बाद। और यहाँ पर हमारे पास -1/बीटा इधर आ गया, log e रेज़ टू पावर समथिंग इज समथिंग, ठीक है, या सीधा ही हम ऐसा बोल सकते हैं log e रेज़ टू पावर समथिंग, ये पीछे आ गया log e इज 1 माइनस, यहां पर बेटा क्या आ जाएगा, आप इसको चाहे अलग अलग लिख लो, log 6 रेज़ टू पावर n अलग आ गया प्लस log बीटा रेज़ टू पावर 4n अलग आ गया। एक स्टेप और लिख देता हूं, log l इज इक्वल टू 3 सिग्मा log x माइनस 1/बीटा सिग्मा x माइनस n log 6 माइनस 4n log बीटा। तो ये आ गया बेटा हमारा log लाइक्लीहुड फंक्शन, ठीक है जी। अब log लाइक्लीहुड फंक्शन को फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं जो भी आपका पैरामीटर है उससे। तो इस क्वेश्चन में हमारा पैरामीटर क्या है बेटा, बीटा, बीटा हमारा पैरामीटर है, एक ही पैरामीटर है, इसलिए एक ही बार डिफरेंशिएट करूंगा। दो होते, मान लो बीटा भी होता और फिर अल्फा भी होता तो दो बार डिफरेंशिएट करता, एक बार विद रिस्पेक्ट टू बीटा, एक बार विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। फिलहाल एक ही पैरामीटर है हमारा, तो हम यहां पर सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू बीटा इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। आप यहां तक ये वीडियो पॉज करके एक बार कॉपी कर लो बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल आप कॉपी करके एक बार मैच कर लो इसको पहले, ठीक है जी। विद रिस्पेक्ट टू बीटा करेंगे, बाकी सब कांस्टेंट है तो ये सब कांस्टेंट हो गया 0 माइनस सिग्मा एक्स कांस्टेंट हो गया एज इट इज, 1/बीटा का डेरिवेटिव माइनस 1/बीटा स्क्वायर, सिग्मा एक्स एज इट इज, माइनस n और log 6 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 4n कांस्टेंट है, log ऑफ बीटा का डेरिवेटिव 1/बीटा, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। यहां से आप सिंपलीफाई करके और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि आपको ये एक फॉर्मूला मिलेगा इसलिए इस फॉर्मूला को हम बोलेंगे एस्टिमेटर। वैल्यू मिलती तो बोलते एस्टिमेट, इसको सिंपलीफाई कर लो, मेरे ख्याल से ये सिग्मा x बाय n x बाय 4 x बार बाय 4 आ रहा है, सिंपलीफाई इसको कर लेना आराम से, सिग्मा x बाय n मीन की वैल्यू डल जाएगी और सीधा सीधा मीन बाय 4 आ गया एस्टिमेटर। और अगर ये जो सैंपल था आपके पास, यहां से आप x बार निकाल लो सिग्मा x बाय n, x बार की वैल्यू है मेरे पास शायद 8.8, n होगा यहाँ 3, ठीक है। एट पॉइंट एट नहीं आ रहा, 8.8 इसका सम है, सो दिस विल बी 8.8 बाय 3, ये आ गया x बार। इस x बार को यहां पुट कर दें अगर हम, बीटा इज इक्वल टू x बार यानी कि 8.8 बाय 3 और ये 4 पहले से था, सो फाइनली बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.733। क्योंकि ये बीटा की कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए इसको बोलेंगे एस्टीमेट, ऊपर वाला फॉर्मूला था इसलिए बोलते हैं एस्टीमेटर, ये आ गया एस्टीमेट, ठीक है। बस इतना ही काम इसमें हमें करना था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। चलिए बेटा अब हम 6 का सेकंड पार्ट देखेंगे, द मीन ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 64, सैंपल साइज है 64, ऑब्जर्वेशन इज इतना, सैंपल का मीन दिया है बेटा 160, अज्यूमिंग दैट द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, लो जी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है, हाउ मेनी एडिशनल ऑब्जर्वेशन विल बी रिक्वायर्ड सो दैट हाफ ऑफ द विड्थ फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज इतना, विड्थ का हाफ इज 1.4, विड्थ का हाफ होता है बेटा एरर इज 1.4, ठीक है। अज्यूमिंग द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ 95%, 95% कॉन्फिडेंस लेवल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं 95% पे एक बार वैल्यू ले लूं जरा। 95% के लिए आपको वैसे अभी तक तो याद ही होगी 0.025 यहाँ छोड़ोगे और 0.025 एरिया हम यहाँ छोड़ेंगे, z लगेगा कि t लगेगा वो आप जानते ही हो,
पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, बात ही खत्म, सैंपल साइज देखना ही नहीं, जेड लगेगा, सीधा सीधा वैल्यू डाल देंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है आपको वैल्यू अभी तक याद होगी 1.96 वैल्यू आती है, वरना आप टेबल से भी देख सकते हैं। ठीक है जी, सीधा सीधा एरर का फॉर्मूला डालना है। एरर क्या होता है बेटा, z की वैल्यू एट अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट n शुड बी 1.4, ये है 1.96, स्टैंडर्ड डेविएशन हमको गिवन है 10, n अपने को मालूम नहीं है, यहां से हम इसके लिए n निकाल लेंगे। तो जब बेटा आप इसको सॉल्व कर लोगे पूरा, तो ये n आ जाएगा 196, यानी कि अगर विड्थ का हाफ आपको 1.4 चाहिए, सो फॉर दैट यू रिक्वायर द n टू बी 196 एंड योर प्रेजेंट n इज 64। तो एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशंस आपको कितनी चाहिए होंगी, 196 अभी रिक्वायर्ड है, 64 आपके पास ऑलरेडी है, तो ये आपको एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशंस चाहिए होंगी विच इज 132। यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि हाउ मेनी एडिशनल ऑब्जर्वेशंस विल बी रिक्वायर्ड, तो 132 ऑब्जर्वेशंस हमको और चाहिए होंगी अगर हम विड्थ का हाफ 1.4 रखना चाहते हैं। तो ये था बेटा 6 का 2 पार्ट। अब 7 क्वेश्चन में चलते हैं, एक बार यहाँ वीडियो पॉज करके आप इसको कॉपी कर लेना। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। A random sample of 700 units, n is 700, show that there 20 were damaged, इनमें से 20 जो है वो डैमेज थी। अभी प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा, जरूरी नहीं है कि डैमेज की प्रोबेबिलिटी पूछे, नॉन डैमेज वाले भी पूछ सकता है, इसलिए सिंपल इंग्लिश में डैमेज लिख दिया हमने। एस्टिमेट द ट्रू एवरेज प्रोपोर्शन ऑफ डैमेज, प्रोपोर्शन ऑफ डैमेज बताना है इन अ कंसाइनमेंट that gives the information about precision and reliability। 95% confidence interval निकालना है for damage। डैमेज यानी कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो हम डैमेज के हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे, 200 बाय 700। ठीक है, तो प्रोपोर्शंस का कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, सैंपल का पी हैट प्लस माइनस जेड की वैल्यू अल्फा बाय 2, लास्ट सैंपल है सिंपली जेड लगा देंगे, इनटू पी क्यू बाय एन स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये p हमारे पास हो गया 200 बाय 700 प्लस माइनस z की वैल्यू 95% पे 1.96 होती है, अभी तक आपको याद हो ही गई होगी। p है 200 बाय 700, q आ जाएगा 500 बाय 700, 1 माइनस p होता है q, ओवर n है हमारा 700। यहां से आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना और आपको प्रोपोर्शन के लिए ऐसे दो वैल्यूज मिल जाएंगी। मेरे पास है शायद सॉल्यूशन 0.252 एंड 0.319। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना बेटा, सिंपली हमने इस तरीके से आपको बता दिया। और प्रिसिशन एंड रिलायबिलिटी के लिए आपको कुछ नहीं करना, थ्योरी में कमेंट डाल देना। आपको पता है कि जितना कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ता जाएगा, ठीक है जी, आंसर्स उतने प्रिसाइज नहीं होंगे। ठीक है जी, चलिए तो बस थ्योरी पे वो क्लास में डिस्कस किया, थ्योरी पे एक दो लाइन लिख देना और कुछ नहीं करना है। दैट वाज 7 का ए, अभी 7 के बी पर चलते हैं। चलिए बेटा 7 का डी देखते हैं। अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 बैग्स नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स गिव अ सैंपल मीन ऑफ 40, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है 6। The investigator surveying these bags wants to be 99% confident that the population mean weight P does not exceed D, कोई नंबर है, what would the D be? देखो जी, ये बंदा टेस्टिंग कर रहा है कुछ और ये चाहता है कि कोई नंबर D ऐसा आप बता दो, मैं 99% श्योर होना चाहता हूं कि सारे बैग्स जो हैं वो विद इन दिस लिमिट हो, मतलब इस नंबर डी के ऊपर सिर्फ 1% बैग्स हों और नंबर डी के नीचे 99% बैग्स हों। ठीक है जी, अब हमें देखना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसने बोल दिया, अब टी होगा या जेड होगा, भाई सैंपल साइज भी लेस देन 40 है और सैंपल पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं गिवन है, तो टी टेस्ट को यूज करना चाहिए। ठीक है जी, सिंपल मेरे को लगता है टी का फॉर्मूला लगा देंगे, ये एक्स बार है यहाँ पर हमारे पास, टी की वैल्यू आ जाएगी सीधा सीधा d माइनस एक्स बार ओवर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन ही है बाय रूट n। ठीक है, यहां से मैं t की टेबल वैल्यू निकाल लूं जरा, क्योंकि t लगा रहे हो तो आपको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का कांसेप्ट यूज होगा विच इज n-1, n है 10,
तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 9 आपका, और आगे का एरिया 0.01। 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम 0.01 पर टी की टेबल से वैल्यू देख लेंगे, सिंपल है जी, 2.821 आपको वैल्यू मिल जाएगी। So this is 2.821 is equal to d minus x bar over standard deviation by root n is 10। ठीक है जी, यहां से आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना और d की वैल्यू आपको मिल जाएगी, जो कि आपको मिलेगी बेटा 45.35। सिंपल है, अपनी तरह का एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कोई भी खास बात नहीं थी। दैट वाज 7 का बी पार्ट। अभी 8 स्टार्ट करते हैं। कहता है इन अ सर्टेन टाइप ऑफ discolorant it is very important that a particular solution is to be used as a reactant pH exactly 8.20, पता नहीं क्या बोल रहा है। A method for determining pH is able for the solution for this type of measurement of normally distributed with mean equal to the actual pH with the standard deviation of इतना। अभी तक कोई सैंपल का जिक्र नहीं है, तो शायद ये स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का ही होना चाहिए, ऐसा ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, सपोज दैट 10 इंडिपेंडेंट मेजरमेंट्स। अब आपने सैंपल लिया, ये आपका सैंपल है, ठीक है। विच स्टैटिस्टिक्स विल बी यूज्ड, कौन सा स्टैटिस्टिक आप यूज करोगे, ये वो वाली बात है। भाई देखो, आपको एवरेज की बात करनी है, तो Z या D में से हमारे पास ऑप्शन है। तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो हम तो Z टेस्ट इसमें यूज कर देंगे, ठीक है। वाई के लिए आप कहानी लिख देना बड़ी सी, कोई भी टी कहां यूज करते हो वो वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, टी विल बी यूज्ड जबकि n लेस देन 40 होगा और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होगा, तो यहां पर एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसलिए फिर हम Z ही यूज करते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे कहीं पे लिखा भी होना चाहिए था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा है वैसे से एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास डेटा आ चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, व्हाट कंक्लूजंस। अच्छा सारी ऐसा है, तो यहाँ पर ये म्यू भी आपको गिवन है 8.20, ठीक है। व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूजिंग p वैल्यू अप्रोच, ठीक है जी। ठीक है जी, बनाते हैं नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में तो यही आएगा, म्यू इज इक्वल टू 8.20। अल्टरनेट में नॉट इक्वल, लेस देन या मोर देन कुछ आता है, डिपेंडिंग ऑन वन टेल बना रहे हैं टू टेल। वन टेल कैसे पता लगता है, कुछ वर्ड्स होते हैं मोर देन, लेस देन, इंक्रीज डिक्रीज, जब एक तरफा बातें करते हैं तब हम वन टेल लगाते हैं, वरना टू टेल। ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, इसने यहाँ पे बोल ही दिया कि एग्जैक्टली इतना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मुझे लगता है हम टू टेल ही बनाए, कोई ऐसा वर्ड नजर नहीं आ रहा। मैंने वन टेल टू टेल की पहचान आपको फर्स्ट क्लास ऑफ हाइपोथेसिस में परफेक्ट वाली करवा दी थी। इस तरीके से हम इसको पहचानना सीख चुके हैं कि हो सकता है कॉलेज का लेक्चरर गलती करते, लेकिन आप नहीं करोगे कभी भी। तो फिलहाल दिस इज टू टेल टेस्टिंग, कोई भी खास बात नहीं है। जेड की आप बात कर रहे हो, तो हम एक बार जरा डायग्राम बना लें। अल्फा आपको सिग्निफिकेंस लेवल दिया है बेटा 10%, तो 0.05 इधर आ गया, 0.05 इधर आ गया, इधर डू नॉट रिजेक्ट हो जाएगा और इधर ऐसे ऐसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने लिख दिया पी वैल्यू अप्रोच, तो पी वैल्यू अप्रोच के लिए हम यहाँ पर जेड की कौन सी वैल्यू डालते हैं बेटा, कैलकुलेटेड वाली वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू लिखते हैं जेड अप्रोच में, पी वैल्यू अप्रोच में, ठीक है जी। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, तो हमारे पास क्या है वैल्यू बेटा, z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट n, विच इज एक्स बार था हमारा। अच्छा ये सैंपल है ना, यहाँ से आप मीन यानी कि एक्स बार निकालना पड़ेगा, है नहीं हमारे पास, तो सबको ऐड करके डिवाइड बाय 10 कर देंगे, क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशन है, यहाँ से हमको एक्स बार मिल जाएगा। एक्स बार की कैलकुलेशन मेरे पास है, दैट इज 8.25, ये x बार 8.25 आ जाएगा बेटा, तो x बार माइनस म्यू, तो 8.20 है ये हमारे पास,
divided by standard deviation is 0.02 root n is what 10। यहां से आपके पास आएगी z की कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है जी, एक बार बेटा इसको आप कैलकुलेट कर लो। इसकी कैलकुलेशन में मेरे पास भी नहीं है, 1 मिनट रुको मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। आप भी एक बार कैलकुलेट कर लो, फिर कैलकुलेटिव वैल्यू यहाँ पे रख के फिर हम पी वैल्यू अप्रोच से इस क्वेश्चन को करेंगे। एक बार कैलकुलेट कर लो जरा फटाफट से। चलिए बेटा, तो ये कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू 7.905 अप्रोक्सीमेटली ये आ रही है। तो अगर ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है 7.90, तो बेटा आप क्या करोगे, अब आप समझ चुके हो 7.90। जब आप टेबल में देखोगे, ये कलर चेंज कर देता हूँ, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया अप्रोक्सीमेटली जीरो आएगा। क्यों टेबल में ये माइनस में आएगी वैल्यू, क्यों टेबल में वैल्यू होती नहीं। तो हमने कहा था जब कोई वैल्यू ना मिले तो लास्ट वाली वैल्यू ले लेना। लास्ट वाली वैल्यू है 0.0002, दैट इज एज गुड एज जीरो। तो आप इसको जीरो कंसीडर करोगे। तो अब मैं अगर इन दोनों ग्रीन वैल्यूज को ऐड कर दूं तो मेरे को मिलेगा पी वैल्यू। तो पी वैल्यू आ गई जीरो, दिस जीरो प्लस दिस जीरो, दिस इज दोनों का कॉम्बिनेशन इज पी वैल्यू। अब हम बेटा पी वैल्यू को अल्फा से कंपेयर करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारा अल्फा था 10%। पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा। तो पी वैल्यू जब लेस देन अल्फा होती है तो क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी, तो पी वैल्यू लेस देन इक्वल टू अल्फा कुछ भी आ जाएगा तो हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। दिस इज सिंपल क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है जी, एक बार कॉपी कर लो। अब मेथ के बी पार्ट पर चलते हैं। चलिए बेटा, 8 का बी पार्ट कहता है यूजिंग 90% confidence interval for the mean labor issue following information is obtained। तो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल में इन्होंने सैंपल का मीन ऐसे निकाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल ये निकाल दिया। फर्स्ट डिसाइड वेदर और नॉट टू रिजेक्ट। ठीक है जी, नल हाइपोथेसिस है mu is equal to 1.6, alternate hypothesis है mu is not equal to 1.6, alpha 0.10। अच्छा, बाय चांस है इसने 10% पे हमको चेक करने को बोला और 10% का ही कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला है। तो वैसे तो हम ओरली भी कर सकते हैं, इसको समझना। भाई देखो, हमारा जो म्यू है वो 1.6 है या नहीं है ये बोल रहा है। अब हम देखेंगे क्या हमारे 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल में ये 1.6 फिगर आ रही है। 1.5 से 2.1, हाँ 1.6 इसमें आ रही है, तो नल हाइपोथेसिस ट्रू हो जाएगा हमारा कि भैया 90% कॉन्फिडेंस पर ही तो चेक करना है और 90% का कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास है। अगर इस कॉन्फिडेंस इंटरवल में न्यू वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब न्यू इसके बीच में है, वरना नहीं है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ओरली भी जवाब दे सकते हैं ऐसे सिंपली, लेकिन कुछ करके दिखा दो। देखो जी, तो वहां पर हम क्या करेंगे बेटा, सिंपल सा हम अपना एक नॉर्मल कर्व बनाएंगे। इक्वल टू नॉट इक्वल टू वाली बात है तो ये टू टेल टेस्टिंग हो जाएगी आपकी। यहां पर आ जाएगा डू नॉट रिजेक्ट वाला केस, इधर रिजेक्ट रिजेक्ट आ जाएगा। पी वैल्यू प्रोसीड कर लेते हैं, पहले z को कैलकुलेटिव वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। अब हमारे पास z आ जाएगा x बार माइनस म्यू स्टैंडर्ड डिविएशन बाय रूट n। x बार मीन है हमारे पास सैंपल का 1.86462 माइनस पॉपुलेशन का मीन, ये हमको नल से गिवन है 1.6 ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन है 1.24992, रूट ऑफ n है 52। यहां से z की बेटा हमारे पास आ जाएगी कैलकुलेटेड वैल्यू जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। मेरे पास है ये तो ये वैल्यू आ रही है बेटा 1.526। तो लेफ्ट में लिख दिया माइनस 1.526 और राइट में लिख दिया प्लस 1.526। अब 1.526 का एरिया इधर और इधर देख के दोनों को ऐड करके पी वैल्यू आ जाएगी। नॉर्मली आपको पता है हम पी वैल्यू अप्रोच से डिसीजन लेते हैं क्योंकि वो सबसे अच्छा होता है। तो फिलहाल 1.526 जब मैंने टेबल में देखा
तो मुझको मिला 0.630 अब इन दोनों को ऐड करके मेरी पी वैल्यू आ जाएगी 0.0630 दोनों को ऐड किया 0.126 और अल्फा था मेरा 10%। तो पी वैल्यू इज हमारी ग्रेटर देन अल्फा। सो नल हाइपोथेसिस डू नॉट रिजेक्ट, कम होती है तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो डू नॉट रिजेक्ट यानी कि ये बात सही है। तो ये बात कल हमने ओरली भी बता दी थी कि भैया ये वैल्यू उस इंटरवल में आ रही है तो रिजेक्ट होना ही नहीं है। फिर भी हमने यहाँ पे करके दिखा दिया, क्वेश्चन वाले को तसल्ली हो जाएगी और उसको मार्क्स देने के लिए कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था बेटा, एक बार कॉपी कर लो। चलिए नेक्स्ट बी पार्ट में हमको बोलता है व्हाट इज योर डिसीजन पार्ट ए इफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज इतना, यानी कि अल्फा हमारा इतना हो जाए। अल्फा कितना है बेटा, ये 0.05 है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है इधर, ये 7 नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क था, हटा देते हैं इसको, और ये माइनस भी नहीं है, अल्फा तो प्रोबेबिलिटी है ना, माइनस कैसे होगी। तो बेटा सेकंड पार्ट में आपको बोलता है कि अगर आपका अल्फा 0.05 हो जाए तो अब क्या बोलते हो आप, सेम वही काम, p वैल्यू थी हमारी 1 to 6, p वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा, नल हाइपोथेसिस डू नॉट रिजेक्ट, सेम। अच्छा एक बात आप समझो, जब मेरी p वैल्यू 10% से ज्यादा है तो मैं डू नॉट रिजेक्ट कर रहा हूं। अब अल्फा अगर 9% हो जाएगा तो भी डू नॉट रिजेक्ट करूंगा, 9 से भी ज्यादा होगी, 8 से भी ज्यादा होगी, 7 से भी ज्यादा होगी, यानी कि जब 10% पर मैं डू नॉट रिजेक्ट कर रहा हूं तो 9, 8, 6, 5, 4 हर अल्फा पर मैं डू नॉट रिजेक्ट ही करूंगा क्योंकि मेरी पी वैल्यू ज्यादा ही आएगी। ठीक है जी, चलो जिस बच्चे को समझ में आ गया बहुत बढ़िया है, जिसको नहीं समझ में आया एक बार बेटा मेरी पी वैल्यू वाली वीडियो अच्छी तरह से देख लेना। ठीक है जी, थर्ड, based on the example what is the relationship between the test two sided alternatives and confidence interval। ठीक है जी, तो ये कह रहा है कि जब आप टू टेल टेस्ट करते हो और कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है तो उसके में आपस में रिलेशन क्या है। रिलेशन बड़ा सिंपल सा है जी, आपने 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल मुझे दे दिया, तो जब मैं 90% यानी कि 10% अल्फा लेकर टेस्टिंग करूंगा, 90% कॉन्फिडेंस यानी 10% अल्फा, 10% अल्फा लेके टेस्टिंग करूंगा तो मैं ओरली भी कर सकता हूं कि भाई म्यू उसके बीच में लाई कर रहा है तो एक्सेप्ट होगा वरना रिजेक्ट होगा। सेम जब आपने बोला 5% पर चेक करो, अब अगर मेरे पास 5% का कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, यानी कि जैसे यहां 90% का कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया है वैसे ही 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया होता तो मैं वो भी ओरली कर देता कि भैया 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल में म्यू आ रहा है तो डू नॉट रिजेक्ट वरना रिजेक्ट। तो ये रिलेशन है कॉन्फिडेंस इंटरवल्स और टू साइडेड हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। थ्योरी में 2 लाइनें लिख देना और कोई खास बात नहीं है, प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन करके दिखा रहे। हिंट कॉपी कर लो बेटा एक बार, यहां वीडियो को पॉज करके हिंट कॉपी कर लेना। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इट इज डिजायर्ड टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस एट इतना, अगेन द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इतना, ठीक है जी, नल हाइपोथेसिस म्यू इज 30 है ये 3 मिनट नहीं, and alternate hypothesis mu is less than 30। ठीक है, on the basis of the time taken by a newly developed O1 for n is 50। ठीक है जी, एक देख, the population standard deviation has 5 minutes। लो जी मुबारक हो, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, बात ही खत्म होगी, जेड टेस्ट का क्वेश्चन बन गया। क्योंकि अल्टरनेट में लेस देन है तो ये लेफ्ट टेल टेस्ट है, इधर आपका आएगा डू नॉट रिजेक्ट और इधर आ जाएगा रिजेक्ट। ठीक है जी, यहां पर आपकी z वैल्यू आएगी। हाउ लार्ज फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x बार, यहां पर x बार की कौन सी वाली वैल्यू होगी, ठीक है, x बार की कौन सी वैल्यू होगी, मस्ट द नल हाइपोथेसिस टू बी रिजेक्टेड इफ टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी इतना। टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी मतलब बेटा रिजेक्शन रीजन, अगर रिजेक्शन रीजन 5% होगा तो x बार की वो वाली वैल्यू बताओ
जिसके लिए आप इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे, यानी कि रिजेक्शन रीजन में आना चाहिए। तो बेटा देखो, यहां पर आपकी कोई भी z की टेबल वैल्यू होगी, अगर रिजेक्ट करना है, टेबल वैल्यू होगी क्या, यहाँ पे लिख ही देते हैं 5% पर z टेबल से आप टेबल वैल्यू देख कर आओगे, ये आपको मिलेगी -1.64। लेफ्ट का एरिया 5%, राइट का एरिया 0.95, ठीक है। तो ये आपकी टेबल वैल्यू आ गई। अगर आपको रिजेक्ट करना है तो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू यहां कहीं आनी चाहिए, इसके इधर। तो अगर z की कैलकुलेटेड वैल्यू शुड बी लेस देन z की ये टेबल वैल्यू, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है जी। अब z की कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगी, z की कैलकुलेटेड वैल्यू विल बी x बार माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट n। टेबल वैल्यू -1.64 आपने बता ही दिया। तो x बार था बेटे हमारा, x बार तो फाइंड करना है, म्यू था 30, स्टैंडर्ड डेविएशन था 5, रूट n n था 50, लेस देन -1.64। यहां से आपको x बार की वैल्यू मिल जाएगी और ये क्वेश्चन यहां तक सॉल्व हो गया। मेरे पास है x बार लेस देन 28.84, तो ये वैल्यू 28.84 आ जाएगी। अगर 28.84 से कम होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, 28.84 से ज्यादा होगा तो डू नॉट रिजेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है जी, कॉपी कर लो हिंट एक बार। चलिए बेटा एक बार देखते हैं नाइन्थ का बी पार्ट। एनवायरमेंट एक्सपर्ट नीड्स टू एबल टू डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ पॉल्यूटेंट इन द एनवायरमेंट व्हिच यूजुअली स्लोज एवरेज lead content in the water to be इतना। However, expert express a consent about the spiked मतलब increased concentration lead in the water as a check for capabilities। सैंपल साइज ये ले लिया बेटा। देखो ये डेटा है आपका सैंपल का, जिसका साइज है 12। यहां से सैंपल का मीन निकाल लेंगे। पॉपुलेशन का मीन आपको 2.25 गिवन है। आपको पता है कुछ भी चेक करने के लिए हमको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होगा, तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन तो हम निकाल नहीं पाएंगे, पॉपुलेशन है नहीं, तो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना पड़ेगा। जो बच्चे भूल गए हैं उनको याद दिला दूं, ये हमारा फॉर्मूला था सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन का, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n माइनस 1। तो यहां से आप सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लेंगे इस डेटा को यूज करते हुए। चलो, तो मेरे पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है सैंपल का, पहले मैं यही लिख देता हूं यहाँ। 2.48 ये है बेटा एंड 0.312 ये है। कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लेना। तो ये हमारे पास आ गया है। इज देयर अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू सपोर्ट द कंसर्न ऑफ द एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। नल हाइपोथेसिस 2.25 होगा, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्योंकि इंक्रीज्ड है तो वन टेल ही आएगा। आप सीधा यहाँ पे ग्रेटर देन लिख के चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बहुत होशियार बच्चे हैं वो जानते हैं कि मैंने मना किया है, पहले से मत लिखा करो। आप कैलकुलेट कर लो अपना z का या t का जो भी वैल्यू लगनी है बताता हूँ। अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो राइट टेल बनाना, नेगेटिव आ जाए तो लेफ्ट टेल बनाना। बट टेल में ऐसे ही करते हैं। फिलहाल आप डायरेक्ट लिख के चलना चाहते हो डायरेक्ट लिख लो, क्योंकि इसमें राइट टेल ही बनेगा, मेरे को मालूम है। ठीक है जी। चलो, तो अब हम एक काम करेंगे, हम लोग राइट टेल टेस्टिंग करते हैं जरा। यहाँ राइट में मैंने आपका पूरा सिग्निफिकेंस लेवल डाल दिया, ये 0.025। यहाँ आ जाएगा डू नॉट रिजेक्ट और उधर आ जाएगा रिजेक्ट। टी टेस्ट लगाने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि देखो सैंपल साइज भी लेस देन 40 और पॉपुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी नहीं गिवन है। तो टी टेस्ट लगाती हमको क्या कांसेप्ट यूज करना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम व्हिच इज n-1। हमारा सैंपल साइज था 12, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 11। तो 0.025 इसके आगे का एरिया है और 11 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। यहां से आपको टेबल में से वैल्यू मिल जाएगी। टेबल वैल्यू है 2.201। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेंगे। टी का फॉर्मूला क्या होता है, x बार माइनस म्यू स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट n। x बार हमने कैलकुलेट किया है 2.48, म्यू हमको नल से मिल जाएगा 2.25,
स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने कैलकुलेट कर लिया है 0.312 डिवाइड बाय रूट n इज 12। यहां से आपको t की कैलकुलेटेड वैल्यू मिल जाएगी। इधर लिख देता हूं ताकि जगह ठीक रहे। तो ये हमको t की कैलकुलेटेड वैल्यू मिल जाएगी। बेटा कंसेप्ट आप मेरे से देखते चलो कि कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी, फिर डायग्राम में देखेंगे राइट में आएगा तो रिजेक्ट, इधर आएगा तो नो रिजेक्ट, वो सब हम देखते चलेंगे। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, वो आप एक बार थोड़ा देख लेना, कैलकुलेशंस अपनी कर लेना। तो यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू मेरे पास है 2.58 और ये है 2.20। तो ये 2.58 इसके आगे यहाँ कहीं आ जाएगा, रिजेक्शन रीजन में आएगा। सो नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करते ही ऑल्टरनेट की बात सच हो जाती है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं। तो हम कहेंगे ऐसा लग रहा है कि ये जो म्यू है ग्रेटर देन 2.25 है, यानी कि लेड कंटेंट जो स्पाइक हो गया है, जो लग रहा था साइंटिस्ट को, वो शायद ठीक ही लग रहा था, इंक्रीज्ड ही लग रहा है। ठीक है, चलो यहां तक पॉज करके बेटा एक बार ये हिंट कॉपी कर लेना। ये था 9th का बी पार्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए बेटा 10th का ये पार्ट देखते हैं। ब्रेक थ्रू बाय द by one research group result in summarize या summary statistics of the stress in synthetic silk fibers where the experiment fiber the sample mean small and large diameter respectively standard sample standard deviation। ये n और n आ गया तो बेटा एक को n1 लिख देता हूं मैं, एक को n2 लिख देता हूं। x बार y बार, और ये आपको फर्स्ट सैंपल का स्मॉल डायमीटर वाले का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और लार्ज वाले का भी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। use 5% Laplace sequence to test the claim that the mean stress for largest for the small diameter। टेस्ट हमको करना है कि स्मॉल वाला x था, ये ज्यादा है। Significance test to claim that the mean stress is largest for the small diameter। स्मॉल वाले का ज्यादा है लार्ज वाले से। ठीक है जी, तो ये हमको टेस्ट करना है। assume that the both sample has normal population with same variance। बेटे फर्स्ट का वेरिएंस इक्वल टू सेकंड का वेरिएंस गिवन है। सर क्या फर्क पड़ता है बेटे, दोनों का वेरिएंस अगर सेम गिवन है पॉपुलेशन में तो यहाँ सैंपल में भी आपको पूल्ड वेरिएंस निकालना पड़ेगा, दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। अब ये पूल्ड वेरिएंस क्या होता है, जिन बच्चों ने पढ़ाई की है उनको मालूम है, जिन्होंने नहीं किया उनको फॉर्मूला लिख लो जी। n1 minus 1 over n1 plus n2 minus 2 फर्स्ट का वेरिएंस प्लस n2 minus 1 over n1 plus n2 minus 2 सेकेंड का वेरिएंस। दिस इज पूल्ड वेरिएंस। तो दोनों का पूल्ड वेरिएंस निकाल के फिर हाइपोथेसिस के फॉर्मूला में यूज करेंगे। सर हम पूल्ड क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने बोल दिया कि दोनों की पॉपुलेशन का सेम वेरिएंस है, तो सैंपल का भी आपको पूल्ड करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, अब इसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है, सिंपल है जी। नल हाइपोथेसिस mu of x is equal to mu of y। अल्टरनेट में बोला x वाला जो है वो ग्रेटर देन y वाले से है। ठीक है, उसके बाद अल्फा सिग्निफिकेंस लेवल गिवन है, हाँ जी गिवन है जी, 5% गिवन है, ग्रेटर है अल्टरनेट में, तो राइट टेल पे रिजेक्शन लगाऊंगा 5% की। z का बना रहे हो या t का बना रहे हो, आप देखो जरा कुछ गिवन है क्या ऐसा, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो शायद t ही हमें बना लेना चाहिए। तो t की वैल्यू ले लूंगा 0.05 राइट में है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका निकालेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं भाई, फ्रीडम के लिए वही सिंपल वाला फॉर्मूला, ये जो होता है आपका n1 plus n2 minus 2। तो n1 plus n2 यानी कि 7 plus 6 13 minus 2 is 11। तो यहाँ से टेबल वैल्यू t की मिल जाएगी। मैं देखूं मेरे पास अगर है तो टेबल वैल्यू, हाँ जी है 1.796 t की टेबल वैल्यू आ गई। अब कैलकुलेटिव वैल्यू निकालनी है, उसमें कोई खास बात नहीं है। सैंपल्स के मीन का डिफरेंस माइनस पॉपुलेशन के मीन्स का डिफरेंस ओवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस। स्टैंडर्ड का फॉर्मूला वेरिएंस पूल्ड वाला, क्योंकि एक ही है तो सीधा सीधा वही आ गया।
1/n1 प्लस 1/n2, सिंपल सी बात है जी। अब बस वैल्यू पुट करनी है। x बार माइनस y बार, दिस इज 123 है x बार, 92 है y बार, माइनस μ1 माइनस μ2, ये नल से ले लेते हैं हम 0, रूट ऑफ पूल्ड वाला आपने निकाला है, ये यहां पर इधर वैल्यू डालनी है भाई सारी, n1 n2 n1 n2 फर्स्ट का वेरिएंस यानी कि 15 का स्क्वायर और फिर इधर 21 का स्क्वायर, ऐसी वैल्यू डालने के बाद आपके पास पूल्ड आ जाएगा। ये पूल्ड आएगा बेटा 323.18, 1/n1 प्लस 1/n2। यहां से आपको मिलेगी कैलकुलेटेड वैल्यू, है मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यू 3.10। ठीक है जी। तो 3.10 ये 1.79 समथिंग है, तो ये 3.10 आप समझ लीजिए, इसके आगे यहाँ कहीं आ जाएगी। तो नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्शन में जा रहा है, नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड। ये पूल्ड वाला कंसेप्ट कई बच्चे भूल जाते हैं, इसको दोबारा से देख लो बेटा, क्योंकि गिवन है दोनों पॉपुलेशन का सेम वेरिएंस है, इसलिए हमको यहाँ पूल्ड निकालना पड़ा। इसमें सिर्फ इस फॉर्मूला में आपको वैल्यू डालनी है और कुछ नहीं करना। यहाँ पर बेटा एक बार पॉज करके इसको कॉपी कर लेना। दिस वाज 10th का फर्स्ट पार्ट। चलिए बेटा, तो डेटा इंडिकेट्स, अब हम 10th का बी पार्ट करेंगे। डेटा इंडिकेट दैट द वेरिएंस ऑफ द मेजरमेंट मेड थ्रू स्टैंपिंग बाय एक्सपीरियंस क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर इज इतना, यानी कि ये आपको बेटा पॉपुलेशन का वेरिएंस गिवन है। अभी तक सैंपल का जिक्र नहीं है ना, ठीक है। Such measurement made by the inexperienced inspectors who could have too large a variance, perhaps because of the inability ऐसा or too small a variance, perhaps due to this. If a new inspector measures इतनी stampings यानी कि sample size 31 with a variance of sample का है इतना, test at 5% level of significance whether the inspector is making satisfactory measurement or not. बेटा वेरिएंस की चेकिंग होनी है। वेरिएंस की चेकिंग में क्या यूज होता है? काई स्क्वायर टेस्ट यूज होता है। तो काई स्क्वायर टेस्ट यूज करना है। नल हाइपोथेसिस पॉपुलेशन का वेरिएंस 0.18 है या नहीं है। सर टोटल क्यों लिया है? यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड नजर नहीं आ रहा, इंक्रीज, डिक्रीज, इम्प्रूव, डिप्रूव, मोर देन, लेस देन, इनसे हमें पता लग जाता है कि ये मल्टीपल है, तो हम इसको टोटल अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है जी, अब कुछ करना ही नहीं है, पहले डायग्राम बना लें जरा फटाफट से, आपको पता ही है। यहाँ बना देता हूँ। पाई स्क्वायर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। ठीक है, उससे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है ऐसे। तो एक मिनट, सिग्निफिकेंस लेवल कितना था भैया? 5% था बेटा, 5% ले लोगे तो दोनों तरफ आपको 0.025 किधर डाल देंगे रिजेक्शन में, 0.025 इधर डाल देंगे। दिस इज रिजेक्ट, रिजेक्ट, और बीच में डू नॉट रिजेक्ट। ठीक है जी। काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू देखूंगा। काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू के भी डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज होता है, विच इज अगेन n-1। n है हमारा 31, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 30। काई स्क्वायर की टेबल आपको राइट के एरिया के अकॉर्डिंग बताती है, तो ये जब मैं देखूंगा तो इसके राइट का एरिया 0.025 है और 30 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके राइट का एरिया 0.025 लेफ्ट का एरिया है, तो राइट का एरिया हो जाएगा 0.975 और 30 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर। चलो काई स्क्वायर की टेबल एक बार देखना आपको सिखा देता हूं। तो देखो बेटा, ये डिबोर की टेबल है कि आपके पास होगी। काई स्क्वायर राइट का एरिया देता है, यहाँ पर मार्क किया था ऑलरेडी। हमारे को अल्फा यानी कि राइट का एरिया देखना है, 0.025 है हमारा राइट का एरिया। यहां से हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता लगता है, तो हमारा 0.025 यानी कि इस रो में नीचे चलेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा था 30, तो ये वैल्यू हम ले लेंगे 0.025 के लिए 46.979।
तो यहां पर मैं लिख दूंगा 46.979 वैल्यू, और इसके लिए 0.975 को देखना है 30 डिग्री ऑफ फ्रीडम तक। तो 0.9750 वाले को हम नीचे लेके जाएंगे यहाँ पर 30 डिग्री ऑफ फ्रीडम 30 तक। तो ये फिगर है हमारी 16.791। तो दिस विल बी 16.791। ठीक है जी, तो ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब सीधा सीधा chi स्क्वायर के फॉर्मूला में वैल्यू n-1 सैंपल का वेरिएंस बाय पॉपुलेशन का वेरिएंस ऐसे ही करोगे आप। सो दिस विल बी 31 माइनस 1, सैंपल का वेरिएंस गिवन है हमको, हाँ 0.13। अच्छा, वेरिएंस गिवन है तो स्क्वायर करने की जरूरत नहीं। ओवर पॉपुलेशन का वेरिएंस गिवन है, जी हाँ नल से ले आएंगे। तो बेटे ये आ गई हमारी chi स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू, आप इसको कैलकुलेट करके कैलकुलेटेड वैल्यू ले लोगे। तो यहां पर मेरे पास है ये कैलकुलेटेड वैल्यू, दिस इज 21.667। ठीक है, तो 21.667 अगर हम देखें तो ये है 16 पॉइंट समथिंग, ये है 46 पॉइंट समथिंग, तो इसके बीच में कहीं पर आएगी, यानी कि नल हाइपोथेसिस डू नॉट रिजेक्ट होगा। ठीक है जी, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये 10th का बी पार्ट। आप ये हिंट एक बार कॉपी कर लो, फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए बेटा 11th का ए पार्ट करते हैं। द रिसर्च ग्रुप इज मेकिंग ग्रेट एडवांसेस using a new type of anode that they claim the mean life is greater than itna recharge cycles. To support this claim, they create 50 new batteries and subject them to recharge cycle until they fail. तो इन्होंने म्यू जो है वो 1600 की कुछ बात कर रहे हैं, फिर सैंपल साइज 50 लिया है। द क्लेम विल बी एस्टैब्लिश द सैंपल मीन लाइफ टाइम इज ग्रेटर देन इतना। ठीक है, अगर सैंपल का मीन इतने से ज्यादा हुआ तो ये क्लेम एस्टैब्लिश कर देंगे। ठीक है, अगर वो क्लेम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, समझ गए। फर्दर इंप्रूवमेंट आर नीडेड। ठीक है, लेट स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का है 192, level of significance 0.03, find the dividing line of the test criteria। यार ये डिवाइडिंग लाइन पूछ रहा है 3% पर। वैसे तो यहां से भी हम डिवाइडिंग लाइन इसको बता सकते थे, लेकिन ये परसेंटेज देकर पूछ रहा है तो एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है ये देख लेते हैं। देखो बेटा समझो, सबसे पहले तो इसने जो मोर देन 1660 की बात करी, उससे अपने को आइडिया लग गया कि राइट टाइप टेस्ट है। तो मतलब यहां पर कोई मीन की वैल्यू होगी। ठीक है, यहां पर आकर आप रिजेक्ट एक्सेप्ट की कुछ बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसने बोला कि ये वाला एरिया 3% रखना है हमको। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप सैंपल मीन की बात कर रहा है, सैंपल मीन हम निकाल देंगे। ठीक है, जो कोशिश करते हैं निकालने की। भाई देखो पॉपुलेशन मीन तो हम निकाल नहीं सकते, सैंपल मीन ही निकाल सकते हैं, या फिर अगर ये अल्फा हमको नहीं देता तो हम अल्फा भी निकाल सकते थे, फिर हम सैंपल मीन इसको अज्यूम करके और फिर अल्फा निकाल देते। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, दोनों तरीके ही इक्वली वैलिड। मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, हम इस सैंपल मीन 1660 को इग्नोर कर रहे हैं और हम यहाँ से नया सैंपल मीन निकाल रहे हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, हम लोग अल्फा 0.03 को इग्नोर करके सैंपल मीन 1660 यहाँ रख के अपना अल्फा निकाल लेते, फिर दोनों अल्फास को कंपेयर कर लेते। फिलहाल मैं सैंपल मीन निकाल के उनको कंपेयर कर रहा हूँ, दोनों से रिजल्ट सेम आएंगे। ठीक है, चलो फिलहाल इतना करते हैं। तो हम z वैल्यू की बात करते हैं। z आ जाएगा हमारा x बार माइनस म्यू स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट n। यहां से हमारा 0.03 से z निकाल लेंगे टेबल में देखकर, ये 1.88 आ रहा है। 0.03 अगर एरिया है तो इसका z इतना आ रहा है। ठीक है जी, तो दिस इज 1.88। x बार मैं फाइंड कर रहा हूं, म्यू हमारे को गिवन है 1600, स्टैंडर्ड डेविएशन 192 गिवन है, और सैंपल साइज हमको गिवन है 50। यहां से मैं x बार की वैल्यू निकाल लूंगा, यहां पर कॉपी करके एक बार x बार निकाल लो बेटा। मेरे पास है शायद ये वैल्यू,
ठीक है बेटा। तो अगर हम इस 3% को लेके चल रहे हैं तो ये हमारी डिवाइडिंग लाइन बन गई है। तो हम बोलेंगे एज पर अल्फा 0.03 यानी कि 3% एक्स बार जो भी 1651.04 से ज्यादा वाली वैल्यू आएगी वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है जी। अगर 3% के हिसाब से चलते हो तो x बार 1651.04 से ऊपर की जो भी वैल्यू होगी उसको रिजेक्ट कर दोगे, इससे कम की जो भी वैल्यू होगी उसको एक्सेप्ट कर लोगे। दिस इज सिंपल डिवाइडिंग लाइन x बार की टर्म्स। ठीक है, ये हिंट कॉपी कर लो बेटा एक बार, फिर आगे चलेंगे। ये यहां पर आप लिख के रख लो, ये इसका डू नॉट रिजेक्ट रीजन है और ये रिजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा, 11th का बी पार्ट। देखो बेटा 11th की बी पार्ट में हमको क्या कहता है, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर फॉर द पॉसिबल म्यू वैल्यूज। इतनी सारी वैल्यूज इसने हमको दे दी, एक एक करके बताऊंगा। से अब हमको टाइप 2 एरर बताना है, यानी कि बीटा बताना है। जब भी बीटा बोलेगा नया म्यू देगा, मैंने आपको बताया। तो नया म्यू अभी हम पहले ये वाला ले लेते हैं 1620 वाला, यानी कि ये वाला। बाकी भी एक एक करके लेते जाएंगे। सबसे पहले तो एक चीज समझ लो बेटा, जब भी हम बीटा निकालते क्या करते हैं, हम एक नया डायग्राम बनाते हैं जिसमें अपना नया वाला म्यू लिख लेते हैं। और बीटा क्या होता है, अब ये बात मैंने क्लास में बहुत डिटेल में बताई हुई है, इसलिए बार बार बताने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओल्ड कर्व का एक्सेप्टेंस रीजन इन न्यू कर्व। बीटा होता क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ फॉल्स हाइपोथेसिस। तो ओल्ड का एक्सेप्टेंस रीजन निकालते हैं न्यू कर्व में। बेटा ओल्ड का एक्सेप्टेंस रीजन कहां है, ओल्ड का एक्सेप्टेंस रीजन है x बार 1651 के पीछे वाला, 1651 के पीछे वाला इसका एक्सेप्टेंस रीजन है। तो हम यहां पर भी 1651 लिखेंगे, 1651 इसके आगे आएगा, 1651 के पीछे वाला रीजन विल बी बीटा। ओल्ड का एक्सेप्टेंस न्यू कर्व में निकालते हैं, दैट इज बीटा। सिंपल है। अभी रीजन निकालना बड़ा आसान है जी, आपको पता ही है। सिंपल सिंपल यहां से z वैल्यू निकाल लोगे, 1651 माइनस 1620 ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट n। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था हमारा 192, n कितना दिया था 50। यहां से z की वैल्यू निकाल लोगे विच इज 1.143 और टेबल में देख के इसके पीछे का एरिया आपको मिल जाएगा विच इज 0.8729 और ये आ गया हमारा बीटा। सिंपल है जी, कोई भी खास बात नहीं। अब बाकी सबके लिए भी ऐसी मान लो 1660 है, तो यहां पर इसकी जगह 1660 आ जाएगा और फिर 1651 के पीछे का एरिया निकाल देंगे। उसका डायग्राम कैसे बनेगा मैं हिंट बता रहा हूं, फिर सीधा सीधा आंसर बता दूंगा। देखो अब अगर नया म्यू आपका 1660 है तो पुराने वाले का एक्सेप्टेंस इज न्यू। पुराने का एक्सेप्टेंस कहां था 1651 के पीछे का, तो 1651 तो इसके लेफ्ट में आएगा 1660 से, तो ये बीटा हो जाएगा। अब इसका बीटा कैसे निकालोगे आप, z निकाल दोगे 1651 माइनस 1660 ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट n। z की वैल्यू कोई बात कहां से बन गया, z की वैल्यू से इसके पीछे का एरिया विच इज बीटा। ऐसे सारे बीटास आप निकाल लोगे। ठीक है, फिर हमसे ना कुछ रिलेशन भी पूछा हुआ है, इसलिए सारे कैलकुलेशन चाहिए होगी। Do you observe any relationship between alternative mean and type 2 error यानी कि बीटा? पावर ऑफ द टेस्ट तो नहीं पूछा इसमें, पावर ऑफ द टेस्ट भी बोल रहा है, कुछ नहीं करना है आपको। पावर ऑफ द टेस्ट होता है बेटा 1 माइनस बीटा, तो जो बीटा निकाला है उसको 1 में से माइनस करके पावर ऑफ द टेस्ट आपके आते जाएंगे। तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन के लिए मैं आपको वैल्यूज दे रहा हूं। म्यू की जो वैल्यूज है हमारे पास, हमको एक बार बोला 1620 है, 1660 बोला, फिर उसके बाद 1700 बोला, फिर उसके बाद 1740 बोला, फिर 1760 बोला। इनमें बीटा आप कैलकुलेट कर लोगे, इसका तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया था 8729।
दिस इज 0.0359। बेटा कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना। तो अब आपको एक छोटी सी बात समझ में आ गई होगी कि जैसे जैसे न्यू की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है 1620 1660 1700 ये इंक्रीज हो रहा है ना, तो जैसे जैसे न्यू की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे बीटा देख रहे हो 87% से 37% आ गया, फिर 3%, फिर ऐसे ऐसे, तो बीटा जो है वो डिक्रीज हो रहा है और 1 माइनस बीटा भी अगर आप निकालेंगे तो वो इंक्रीज होगा। तो ये रिलेशनशिप हमने ऑब्जर्व करा, जैसे जैसे न्यू की वैल्यू बढ़ रही है बीटा यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ फॉल्स हाइपोथेसिस कम होता जा रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन सिंपली आपको यहाँ पर लिखनी है एंड दैट वाज क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। Incidence of a pneumonia statistic reported that 35 out of 80 randomly selected cases test positive, whereas 66 out of 80 test positive for viral. This is for bacterial, this is for viral. तो बैक्टीरियल के लिए प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 35/80 और वायरल के लिए प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कितना, बैक्टीरियल एंड वायरल। ठीक है जी। Does it appear from the true proportion of bacterial cases differ from that of viral? तो बैक्टीरियल और वायरल की प्रोबेबिलिटी सेम है या सेम नहीं है, इंक्रीज डिक्रीज इनटू डिटू वैसा तो कुछ दिया है नहीं, सैंपल के यहाँ तो इन पे हैट लगा देते हैं, वी हैड 1 वी हैड 2, ठीक है, और इक्वल है नहीं दिया है। कैरी आउट द टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, सिग्निफिकेंस लेवल 1% लेना है, मुबारक हो जी, और पी वैल्यू अप्रोच से क्वेश्चन करना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, मैंने क्लास में भी आपको बताया, जब आप नल में ये लेके चल रहे हो कि पॉपुलेशन का P1 और P2 सेम है, तो आपको पूल्ड P निकालना पड़ेगा। मैं इसको कैपिटल P बोल देता हूँ, चलो पूल्ड P आपको निकालना पड़ेगा, जैसे अभी पूल्ड S निकाला था ना, वही पूल्ड P है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला भी सेम है जी, मुबारक हो। N1 ओवर N1 प्लस N2, थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ, N1 ओवर N1 प्लस N2 इंटू फर्स्ट का प्रोपोर्शन, N1 ओवर N1 प्लस N2 इंटू सेकेंड का प्रोपोर्शन। सिर्फ वैल्यू डालनी है और कुछ नहीं करना है, वुड भी आ जाएगा। सो दिस विल बी N1 है 80 ओवर ठीक है जी, तो वैल्यू डाल देंगे 80 ओवर 80 प्लस 80, फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी 35/80 प्लस 80 ओवर 80 प्लस 80, सेकेंड का इज इतना। आपको याद होगा अभी हमने जब पूल्ड वेरिएंस निकाला था पीछे इसी पेपर में, तो हमने यही फॉर्मूला यूज किया था, बस वहां पे नीचे -2 और कर दिया था, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए करते हैं, या पहले लार्ज है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत ही नहीं है, वैसे प्रोपोर्शन में डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला कांसेप्ट हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो यहां से बेटा आपका ये पूल्ड P आ जाएगा, मेरे पास है ये वैल्यू 101/160, सिंपल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, P आ जाएगा हमारा ये पूल्ड वाला 101/160, और इसी तरह से Q आ जाएगा 1 माइनस P अगर आप कर दोगे तो 59/160। ठीक है जी, चलो तो ये कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद सीधा हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना है। यहाँ वीडियो पॉज करके एक बार आप इसे कॉपी कर लेना, मैं रिमूव कर रहा हूँ इधर से। ठीक है, पूल्ड P क्यों निकाला है पूल्ड P, क्योंकि नल में लिखा हुआ है P1 P2 सेम है, तो इसको हमको पूल्ड P निकालना पड़ा। ठीक है जी, अब सीधा सीधा Z की वैल्यू, सैंपल के प्रोपोर्शंस का डिफरेंस माइनस पॉपुलेशंस के प्रोपोर्शंस का डिफरेंस ओवर वही जैसे वेरिएंस का फॉर्मूला था PQ ओवर 1/N1 प्लस 1/2, सिंपल वही फॉर्मूला लग रहा है।
सैंपल के प्रोपोर्शंस का डिफरेंस 35/80 माइनस 66/80 माइनस पॉपुलेशन नल से लिया, पॉपुलेशन में डिफरेंस 0 है, ओवर रूट ऑफ पी क्यू, ठीक है, पी और क्यू आ गया, और उसके बाद 1/n1 प्लस 1/n2। आराम से इसको कैलकुलेट कर लो और देखो क्या वैल्यू आती है। मेरे पास है ये -4.997। दिस इज कैलकुलेटेड वैल्यू। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना बेटा। नॉट इक्वल है, डायग्राम अभी तक हमने नहीं बनाया है, अभी बना लेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम बनाया, z की कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी -4.997, यहाँ पे सिमेट्रिसिटी की वजह से +4.997। इसके आगे का एरिया और इसके आगे का एरिया आप ये टेबल में देख लोगे, आपको पता है 4.997 मिलेगा नहीं, तो फिर वो एरिया लास्ट वैल्यू देख लेंगे, 0 हो गई। अब इन दोनों जीरो को ऐड करके आपको मिलेगा पी वैल्यू। पी वैल्यू इज 0। अल्फा हमको क्वेश्चन में गिवन था 1%। पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, तो क्या करने वाले हो बेटा, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने वाले। पी वैल्यू लेस देन अल्फा होगा तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे, मतलब जो ऑल्टरनेट में बात लिखी है वो सही लग रही है, मतलब दोनों का प्रोपोर्शन सेम नहीं है, बैक्टीरिया और वायरल वाला। सिंपल है जी, आप पॉज कर करके कॉपी कर लेना, या स्पीड कम करके वीडियो के साथ साथ कॉपी कर लेना, या फिर आप होशियार बच्चे हो, एक बार मेरे से समझ लिया उसका फिर खुद से कर ही लोगे। ठीक है जी, चलो, तो ये था बेटा 12th का ए पार्ट, ये हमारा हो गया है। अब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस पेपर का, 12th का बी पार्ट। चलिए बेटा, तो 12th के बी पार्ट में, इट इज ऑब्जर्व दैट द म्युनिसिपल सीवर पाइपलाइन नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री इज determining our technology proposed for a pipeline rehabilitation through a tougher and flexible inner use of chemical existing pipe. The following data on 888 strength कुछ होता होगा, linear specimen both carry a chemical, certain chemical who used and when the chemical was used average and इतना इतना बार इतना, ठीक है। तो ये हमको बोल रहा है बेटा नो केमिकल यूज्ड में ये डेटा है, नंबर मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। केमिकल यूज में ये डेटा है, नंबर को n बोल देते हैं, नंबर मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। द डेटा सजेस्ट दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द केमिकल यूज्ड इज स्मॉलर देन दैट ऑफ नो केमिकल। नो केमिकल वाला स्मॉलर है केमिकल वाले से, केमिकल वाले y है, केमिकल यूज सैंपल इज स्मॉलर, केमिकल यूज वाला स्मॉलर है, ऐसे। ये y था केमिकल यूज्ड, ये स्मॉलर है, x था नो केमिकल, ये लार्जर है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन की चेकिंग करनी है, म्यू की नहीं करनी है, ठीक है जी। तो ये जो चेकिंग कर रहे हो ये स्टैंडर्ड डेविएशन की करनी है, मीन की नहीं करनी है। मीन की करनी होती तो z या t लगाते, स्टैंडर्ड डेविएशन की करनी है तो chi स्क्वायर या f लगाएंगे। दो सैंपल हैं तो f भी लगेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, f टेस्ट लगेगा, ठीक है जी। तो मैं यहां डेटा लिख लूं जरा, null hypothesis standard deviation of x equal to standard deviation of y। आप यहां पर वेरिएंस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ग्रेटर देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, यानी कि वन टेन टेस्ट की बात कर रहा है। f टेस्ट का डायग्राम बनाऊंगा, वो भी chi स्क्वायर की तरह ही बनेगा। राइट में आप रिजेक्शन डालने वाले हो तो ये रिजेक्शन होगा, और इधर डू नॉट रिजेक्ट होगा। फिर मैं f का फॉर्मूला लिख लूंगा, सैंपल का वेरिएंस बाय पॉपुलेशन का वेरिएंस, फर्स्ट का सैंपल का वेरिएंस बाय पॉपुलेशन का वेरिएंस, सेकंड का ये रेशियो है बेसिकली, ठीक है। तो फर्स्ट का सैंपल वेरिएंस था आपके पास 277.3,
3 स्क्वायर ओवर, इसकी वैल्यू मालूम नहीं। सेकंड का सैंपल वेरिएंस था आपके पास 205.9 स्क्वायर ओवर, सेकंड का मालूम नहीं। अब आपको पता है मैं नल की ही हमेशा चेकिंग करता हूँ। नल में लिखा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। एज अ रिजल्ट ये कैंसिल हो जाएंगे, दोनों इक्वल है ना, तो कैंसिल हो गए। यहां से नीचे लिखता हूँ। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट कर लोगे और यहां से मुझे f की मिल जाएगी कैलकुलेटेड वैल्यू। ये है मेरे पास 1.8138। आप आराम से यहाँ पर पॉज करके कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अब मुझे यहां से चाहिए एफ की टेबल वैल्यू। अब एफ की टेबल देखना थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं अभी आपको दोबारा से बताऊंगा अभी। यहाँ पर पहले हम देख लें जरा राइट का एरिया कितना डालना है। इसने बोला था कि सिग्निफिकेंस लेवल 1% रखना है, तो राइट का एरिया है 1%। 1% सिग्निफिकेंस लेवल जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम दो होते हैं इसमें, V1 V2। न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम और डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम। न्यूमरेटर में क्या रखा था x, तो x का डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि 10 माइनस 1 9, n माइनस 1 ही होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है जी। तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 9। और डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम ये 8 था, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 7। तो अब हमको टेबल देखनी है f की सिग्निफिकेंस लेवल 0.01 हो, न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू एंड यू लिख दो न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर 9 7। एक बार टेबल देखना सिखाता हूं बेटा। ये आ गई बेटा f की टेबल। न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा था 9, तो ये आ गया। डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारा यहां से 7। ये आ गया 9 वाला, ये यानी कि ये वैल्यूज, ठीक है। चलो अब हमारा राइट साइड में जो सिग्निफिकेंस लेवल था हमारा 1% था, यानी कि ये वाली वैल्यू 0.01। तो 0.01 में ये वैल्यू हमको मिली, ये थर्ड वाली वैल्यू 6.72। न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 देखा, डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 देखा। वहां पे चार वैल्यूज हमें मिली अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग। हमारा एरिया था 1% वाला, तो 6.72 हमारी वैल्यू होगी टेबल वैल्यू 6.72। अब कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है आपको बताइए। अब बेटा ये है 1.81 कैलकुलेटेड वैल्यू और ये है 6.72 टेबल वैल्यू, तो ये यहां कहीं आएगी। तो नल हाइपोथेसिस को हम डू नॉट रिजेक्ट कर देंगे। मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि दोनों के वेरिएंसेस सेम हैं। नल हाइपोथेसिस डू नॉट रिजेक्ट, ठीक है जी। तो बेटा ये था 2024 का क्वेश्चन पेपर, जिसके क्वेश्चंस का हिंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे, इसमें मुझे लगता नहीं कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है। बस आप एक चीज ध्यान रखना कि ये पेपर के मेरे वीडियो ये देखने से पहले आप एक बार अपना पूरा सिलेबस पहले रिवाइज कर लेना, ताकि ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है जी। जब भी आपका एग्जाम होगा, जोन से भी ईयर में आपका एग्जाम होगा, टिल देन ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। टिल देन बाय 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 बाय।